अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी जिले में जिस तरह से परभनी विधानसभा मतदार संघ का इलेक्शन शुरू है, उसी के चलते आज परभनी शहर के अपना गवर्नर यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन, जिनकी निशानी है यहाँ पर शहनाई है, और शहनाई को लेकर किस तरह से इन्होंने उन तमाम लोगों का बैंड बजाने की कोशिश की है जो लोग यहाँ पर पिछले कई वर्षों से लगातार राज कर रहे हैं और मुस्लिम समाज में खास तौर से फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने अपने ख्यालात में की ही। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया और सभा के आयोजन में परभनी शहर के अपना कॉर्नर यहाँ पर जिस तरह से सभा का आयोजन किया गया था, इस सभा में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी और अपने भाषण में खुले तौर पर यह कहा है कि मुस्लिम समाज ने किस लेवल की क़यादत को इख्तियार करना चाहिए, और जिन लोगों ने, जिन हजरात ने, जिन मोतबर शख्सियतों ने ये कहा है कि हमने उन लोगों को वोट देना चाहिए जिन लोगों ने हमारी मस्जिद को शहीद किया है, जिन लोगों ने हमारे बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को जेल में डाला है। हकीकत में क्या है ये देख लीजिए। और मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने किस तरह की यहाँ पर अपने भाषण में बात कही है और मुस्लिम समाज के लोगों को जगाने की इन्होंने कोशिश की है। ये मुलाजा फरमाइए कि किस तरह से मोहम्मद गौस जैन इन्होंने बात कही है। जनाब मुजाहिद मेमन साहब का इस्तेमाल कीजिए। बहुत भाई से गुजारिश करता हूँ माजी नगर सेवक अब्दुल अहद साहब का इस्तेमाल कीजिए। जलील साहब कुरैशी का इस्तेमाल करने के लिए अलहाज मोहम्मद गौस जैन साहब को दावत दी। गौस जैन साहब का सत्कार करें। अरे दो जी आते आते खड़े खड़े हो कभी यही तो लो भैया सामने से आई लगे सर लेओ ना नीचे थोड़ा ऊपर उठाओ भाई। चलो इधर आटो देखो आए हो तुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम जो लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं और किस लिए ये इरादा किया है। दरअसल लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ, हमने सबने पूरी ताकत से एकजुट होकर जो महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट थे उनको पुरजोर पूरी ताकत देकर चुनकर लाया। ये सही बात है कि नहीं भाई? तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है परभनी जिला, ये अल्पसंख्यक बहुल एरिया है, जैसा कि मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है। तो इसमें परभनी में अक्सरियत में मुस्लिम तादाद पाई जाती है। तो हमारा ये मानना, ये कहना और ये सोच है कि परभनी जिले में आपने महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए था, तो पूरे जिले में आपने कैंडिडेट क्यों नहीं दिया? ये इस बात का हमारा विरोध था। तो गौस भाई ने, हमने सबने मशवरा किया कि भाई जो बहुल एरिया है, मुस्लिम एरिया है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, जहाँ पर मुस्लिम सीटें आ सकती है, ऐसे जगह पर आपने देना चाहिए। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमने कोशिश करे, देखे और बाद में राय मशवरा करके तय करें कि भाई जो एरिया हमारे हक के है तुम हमको वहां तो दो, दूसरी तरफ से हम आपको वोट देते हैं और आपको अक्सर ऐसे चुना के लाते हैं, लेकिन जो एरिया में मुस्लिम तादाद नहीं है वहां अगर कहीं आप सीट देते भी है तो आप ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि वो वोट जो वोट हम आपको देते हैं तो दूसरे समाज के भी लोगों के वोट गिरा के हमारे सीट को निकाला जाए, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो सीट गिर जाती है। तो जहाँ बहुल एरिया है वहां देना चाहिए और वो नहीं दे रहे, इसके लिए हम लड़ रहे हैं कि मैं टिका नहीं, मैं झुका नहीं, छुप छुपा के मैं कहीं कड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर
मुझे उन्हीं सफों में तू तलाश कर। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये जुल्म है कि परभणी का सबसे बड़ा समाज जो पिछले 40 साल से इन नामुराद सेकुलर गैर मुस्लिम लोगों के सामने 5 साल भीख मांगता रहा कि हमारे कैंडिडेट कभी कांग्रेस से आए, कभी राष्ट्रवादी से आए, कभी किसी और पार्टी से आए। 5000 वोटों की भीख इन्होंने हमको दी नहीं पिछले 40 साल में, और ये चाहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप को बांझ कर दे और मुसलमानों की 1,15,000 वोटों की जो राजनीति है ये वो खुद से करे। मैं इस राजनीति के खिलाफ पे खड़ा हुआ हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने से जो खेल चल रहा है ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन करने का, अगर आप में दम होता तो आप 20 तारीख का इंतजार करते, अगर आप में हिम्मत होती तो आप लोगों के सामने जाते, आप लोगों को ये बताते कि मैंने 10 साल क्या किया, आप लोगों से माफी मांगते और ये कहते कि मैं 10 साल नाकारा साबित हुआ, आने वाले 5 साल में भी कुछ करूंगा। इसके बजाय कि आपने लोगों के सामने अपना पक्ष रखने का काम करना चाहिए, आपने किया ये कि आपने पीछे से राजनीति करना चुना। आपने हर उन रहनुमा को खरीदने की कोशिश की, बिठाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, जो आगे आकर ये कहना चाहता था कि हाँ मैं 1,15,000 मुसलमान वोटों के भरोसे पे आगे आकर अपनी रहनुमाई को बढ़ाना चाहता हूँ और इनकी मिल्लत की रहनुमाई को विधानसभा में लेकर जाना चाहता हूँ। क्या बात? आप मुझे बताइए ये कैसी सियासत है जो इलेक्शन से पहले कर रही है सियासत? हम न मुगलिया दौर में है, न हम किसी हिंदू राष्ट्र में है, हम यहाँ पर संविधान के राष्ट्र में है। और यहाँ का संविधान ये कहता है कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि वोट होगा, वोट मुस्लिम का माना जाएगा, उससे पहले की चीजें आपकी तरकीब में मानी जाएगी, साजिश में मानी जाएगी, मगर वोटिंग में नहीं गिनी जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि आप लोगों के सामने आते और ये बोलते कि मैं आपके लिए 5 साल में ये करना चाहता हूं। आज मुस्लिम बस्तियों का हाल देखिए। आज मेरे साथ हमारे कितने कॉर्पोरेटर साथ में हैं। 7 साल बाद हम उनकी ड्यूटी पे जाने के लिए मजबूर हैं। 7 साल बाद हम उनके पीछे जाने के लिए मजबूर हैं कि हमको 10 लाख रुपए का फंड चाहिए, हमको 15 लाख रुपए का फंड चाहिए, मिलता हमको कुछ नहीं। आ जाओ, कल आओ, 15 दिन के बाद आओ, हम इसमें देंगे, हम उसमें देंगे। और आज हाल ये है हमारी मुस्लिम बस्तियों का कि ना वहां पर नालियां है, ना रोड है, ना अच्छे स्कूल है, ना कुछ और है। हम ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? हमारे सामने हमारे 2 बुजुर्गों की भी एक आपको मिसाल देना चाहता हूं। एक मिसाल वो जो बहादुर शाह सफर की मिसाल है, दूसरी मिसाल वो जो हजरत टीपू सुल्तान की मिसाल है। आप लोगों के हवाले करता हूं, आप लोगों को जिसको चुनना है आप उसको चुन लीजिए। बहादुर शाह सफर के सामने जंग आकर खड़ी हुई थी। बहादुर शाह सफर ने हिकमत से काम लेने को तरजीह दिया। बहादुर शाह सफर ने मसलियत से काम करने को तरजीह दिया। बहादुर शाह सफर ने आज का मामला कल करने को कर दिया। ठीक है, ये 5 साल हम ले लेंगे, अगले साल 5 साल में हम देखेंगे, हम सोचेंगे। नतीजा ये हुआ मेरे भाइयों कि अपने रहबर के सामने ही उसके बच्चों के सर तस्तरियों में परोसे गए, चीन में परोसे गए। दूसरा मुजाहिद वो टीपू सुल्तान जिसने लड़कर मरने को तरजीह दिया, जिसने दुश्मन का लश्कर नहीं देखा, दुश्मन की ताकत नहीं देखी, कोई समीकरण नहीं देखा, ये नहीं देखा कि दुश्मन आएगा तो मेरी हालत क्या होगी। उसने ये सोचा कि आज मैं लड़कर मरूंगा भी तो मेरी आने वाली नस्लों को ये मैं सीख देकर जाऊंगा कि रुककर बैठने से अच्छा है कि लड़कर मरो। आप मुझे बताइए, बीज भवन में आप ये ऐलान करते हैं कि हम इसको वोट देना चाहिए, हम इसको वोट देना चाहिए। मैं हमारे बुजुर्ग हैं, मैं किसी के ऊपर उंगली उठाने का मेरा कोई इरादा है, न मेरी हिम्मत है, न मेरी हैसियत है। मगर मैं आप लोगों की दानिश शरीफ में एक सवाल उठाना चाहता हूँ, यह पूछना चाहता हूँ कि जहांगीर
जिसमें हमारे मुस्लिम कैंडिडेट भी थे, उसने जब देखा, उसने जब समीकरण देखा, उसके पीछे बैठे हुए जो मराठा थे, उसने उसके कान में बोला कि अगर तुम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओगे तो मराठा के सामने मराठा आएगा और देखना हमारी मराठाओं की तादाद कम हो जाएगी। उसने बड़े होशियारी से आखिरी दिन ये ऐलान कर दिया कि मराठा के सामने वाले जो मराठा है वो फॉर्म बाहर ले ले और अपने दूसरे मराठा को जीतने दे। और 5 दिन के बाद उसने ये किया कि 168 मराठाओं की लिस्ट किसी हमारे दलित के हाथ में थमा दी और उनको ये बोला कि ये 168 मराठाओं की जो लिस्ट है उसकी आप ऐलान कीजिए, ताकि ये मराठाओं के पीछे मुसलमानों के जो और कई मुर्दा घर में बड़े बड़े हैं वो आएंगे और 2 चीजों की छिपा के आएंगे और ये 168 मराठा फिर जाके विधानसभा में रिंगा मस्ती करेंगे। क्या ये दलित है? बताइए मुझे, अपने बच्चों को कुचल कर कौन सी दलित कर रहे हैं आप? हमारी लीडरशिप का डेवलप होगी क्या? हम हमारे छोटे मोटे काम के लिए, घर के मसले के लिए, हमारे बाहर महल्ले के मसले के लिए क्या हम उनके दरवाजे पर जाए? आप क्यों हमको वापस 50 साल पुरानी सियासत पे लेकर जाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं हमको हमारे हिम्मत पर हमारे भरोसा करके हमारा साथ देने के लिए आगे बढ़ते हैं? अफसोस की बात है मुझे, मैं एनडीए फॉलो से परभणी के यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि मैं आज तक आपके वो मूवमेंट का हिस्सा था। मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है इसी मन से कि मैं आपकी नीयत पे शक करता हूँ और आज ही के दिन से वो एनडीएफ का हिस्सा बनने से इनकार करता हूँ। चार लोग एक कमरे में बैठेंगे, 4 लोग आपस में बातें करेंगे। चार लोग 5 लोग ये फैसला कर लेंगे कि 1,15,000 मुसलमान किस कश्ती का सवार होंगे। क्या आप गवाही दे सकते कि यह कश्ती आगे जाके किसी फिरकोपरस्त पार्टी के साथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मेरा ये अंदेशा है। आप मेरी बात याद रखिए, इलेक्शन का जब रिजल्ट निकलेगा 22 तारीख को, तो आप मेरी बात याद रखना कि वहां से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद या उसी दिन ऐसा हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जाकर फिर वापस अपने बाप के घर गले में जाए और बीजेपी के साथ मिल जाए और आप लोग रोने के अलावा तब आप क्या करेंगे? उसको जाकर वहां पर बोलेंगे कि लाओ हमारे वोट वापस दो। हम कौन सी सियासत कर रहे हैं और कौन सी शिवसेना? ये क्या है शिवसेना? क्या है ये शिवसेना? 25 साल पहले का, 30 साल पहले का क्या वाकया भूल गए? किसने तोड़ा था बाबरी मस्जिद को? किसने फखर हासिल किया था बाबरी मस्जिद के तोड़ने पर? अल्लाह के गुनहगार को आप कब होते हैं माफ करने वाले? किस बिना पर आपने उसको माफ कर दिया? और आपकी बेशर्मी की हद ये देखिए कि आपने ऐलान कर दिया कि आप आइए, आगे बढ़िए और उस शिवसेना को और कीजिए। मैं नहीं मानता आपकी राजनीति को ऐसे। अल्लाह का गुनहगार एक कम से कम मीटिंग में ये बात कर लेते एनडीए वालों कि वो ईंट है जिसने तारीखी मंजर देखा है, वो ईंट उस मस्जिद की जिसने कई ऐसे मुहर्रे गिरे हैं, वो ईंट मस्जिद की जिसने ऐसी तारीखी नमाज की है, वो ईंट ऐसी जिसने कई जंगों के वहां पर महले देखे हैं, वो ईंट जिसने अल्लाह का नाम रात दिन सुना है। आज वो ईंट किसी गैर के नाम से पूजी जा रही है और आपके कान के ऊपर जूं तक नहीं रहती। अगर आप में हिम्मत है तो समाज में उनका सपोर्ट के बाद कम से कम कुछ नहीं करते, अपने बच्चों के लिए तरक्की नहीं लाते, बच्चों के लिए अच्छे रोड नहीं लाते, स्कूल नहीं लाए तो चलता। आप कम से कम वो ईंटें तो वापस लाते। है आप में हिम्मत? अगर हिम्मत नहीं है तो लड़ने की सियासत में क्यों गाड़ी के नीचे कुत्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो कुत्ते नीचे के कि गाड़ी का पुरोधन मैं ही उठा रहा हूं। आपके खुद के मामला देखिए, आपने कितने लिए वो तो आप और अल्लाह जाने। मगर ये ऐसे जो मामला जो मजमूई तौर पर तय होने चाहिए, जब आप उलमा इकराम का नाम इस्तेमाल करते हैं, जब आप आइमा इकराम का नाम इस्तेमाल करते हैं, जब आप हुफ़ाज़ इकराम का नाम इस्तेमाल करते हैं, तो बरनी में 1000 से ऊपर आइमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम और मुफ्तियान इकराम है। क्या आपने पूरे 1000
मुफ्तियान इकराम इमाम इकराम हफ्फाज़ को बुलाया, उनकी वोट ली, उनको पूछा कि आपकी राय क्या है। आपने बंद कमरे में 20-30 लोगों को बुलाया और एक कमेटी बनाई और आपने ऐलान कर दिया। और किस कैंडिडेट की तारीफ कर रहे हैं? वो कैंडिडेट जिसने एटीएस के नाम पर आपके मासूम बच्चों को विधानसभा में गलत बयानी की बिना पर उसने जेल में जाने भेजने का काम किया। 7.5 साल भाइयों, एक दिन 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 7.5 साल। सोचिए, मेरे यहाँ पर महफिल में बुजुर्ग भी है, जवान भी है, एक उधर उधर के लोग भी है। आप सोचिए, अगर आपके घर का बच्चा 7.5 साल उसकी जवान बीवी को छोड़कर जेल में बंद है, 7.5 साल उसकी जवान बीवी उस बेचारे का इंतजार कर रही है। वो बच्ची जो मासूम है अपने बाप को याद करके रोती है रोज रात को, और अपने बाप को याद करती है। वो बाप जो के अंधेरे में अपने बच्चे को याद करके आंसू बहाता है और शफकत के लिए तरसता है। वो माँ जो अपने बेटे के इंतजार में रोज वक्त से पहले दरवाजा खोलती है और देखती है कि कहीं मेरा बेटा तो नहीं आया है। वो ऐसे बच्चों की दुआ लेने वाला अवतार आप उसके पक्ष में खड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे बदुआ नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं बदुआ नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो ये मैं ये बोलता कि अल्लाह ताला वो आपको दिन दिखाए कि इसके बोलने के ऊपर आपके घर का बच्चा जेल में जाए और तब आप उसके पास भटके और वो आपको हकाए। बताइए, अगर वो बच्चा आपके घर का होगा तो क्या फिर भी आप उसको वोट देते? ये हमको सुलह हुदैबिया की बात करते हैं। मेरे भाइयों, सुलह हुदैबिया को गौर से हमको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। सुलह हुदैबिया जो जंग थी, वो जंग शुरू होने से पहले की जो जंग थी, मैदान जंग में सब जमा जरूर हुए थे मगर जंग शुरू नहीं हुई। सही बात है मुफ्ती साहब? जंग से पहले की सुना सर आंखों पर, बीच जंग में आप बच्चे को ये कहते हो कि तलवार नीचे फेंक दो और दुश्मनों के सामने हथियार डाल दो और उनको मारने दो। नहीं, ये बच्चा मुजाहिद है, ये टिपू सुल्तान को मारने वाला बच्चा है, ये नहीं डालेगा हथियार। मैं आप लोगों से कुरान लगाता हूं कि मैं परवनी की मुस्लिम रहनुमाई के लिए लड़ रहा हूं। यकीन मानिए और याद रखिए, मैं आज लड़ूंगा तभी जाके कल आपका बच्चा आगे बढ़कर कुछ न कुछ रहनुमाई के लिए अपना दावा ठोक पाएगा। अगर मैं भी आज बिक गया, अगर मैं भी आज डर गया, अगर मैं भी आज छूट गया, तो यकीन मानिए कि कल को अगर आपके घर का कोई बच्चा आगे बढ़ेगा और आमदार बनने का सोचेगा तो उसको ऐसा समझा जाएगा कि वो परवनी का सबसे बड़ा गुनहगार है, उसने ऐसा क्या मांग लिया जिसकी हैसियत नहीं। आज परवनी का हाल देखिए, रोड नालियां धूल, और आने वाले 5 साल में अगर यहाँ पर सनतें नहीं आई, अगर यहाँ पर कारखाने नहीं आए, अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं आई, तो यकीन मानिए ये परवनी जो जगह जर्मनी और तिशत परवनी कहलाया जाता था, आने वाले 5 साल के बाद में ये शहर मजदूरों का शहर कहलाएगा। आप इसलिए जान जाएंगे वहां पर कि हाँ, परवनी के मजदूर बड़े अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, मगर उनको वहां पर कुछ इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं, इसलिए वो हमारे पास आते हैं और मजदूरी करते हैं, वापस घर जाते हैं। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का क्या सोचेंगे? ये नहीं सोचते आपके बच्चों के मुस्तकबिल का, क्योंकि इनको आपके बच्चे की मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, ये वोट लेंगे और चले जाएंगे। एक मुर्दा घर है, उसके अंदर लाशें हैं, उसके मुर्दा घर के पास 2 दरबार है, एक दरबार ईमान वाला है और दूसरा दरबार है गैर ईमान वाला। वो गैर ईमान वाला न नाश की हुर्मती रखेगा, न नाश का पैमाना वो रखेगा, न उसका तदफीन बराबर करेगा, न उसकी कोई हुर्मती की उसकी कोई एक सीमा रहेगी। जो ईमान वाला अगर कुछ कर भी ना सका, अगर कुछ कर भी ना पाया, तो कम से कम उस लाश की हुर्मती रखेगा। ये जो अंदर जो लाशें हैं, ये लाशें मुसलमानों की वोट देने वाली लाशें हैं, जो 5 साल में एक बार चाबी देकर जगाई जाती है। उनको वोट देने के बाद में फिर वापस मुर्दा घर में लेके जाके रख दिया जाता है कि अगले 5 साल के बाद निकाला जाए और वोट देने की मशीन बनाकर उनको बाहर लाया जाए और फिर वापस दिया जाए। बताइए, क्या आप ऐसी लाशें बनना पसंद करेंगे?
मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, सब तो बैठ गए, मैं अकेला हूं, आप लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं, लड़ रहा हूं, मेरा साथ दीजिए। इस इलेक्शन में अभी कोई ऐसी बात नहीं है, वो मामला इस हिसाब से है कि मेरा भाई ये चाहता है उबेद कि मैं ये बोलूं कि जब मैं इंडिपेंडेंट नगर सेवक चुन के आया था तो मुझे जो जावेद साहब इस बात की गवाही दे सकते कि मुझे कुछ ऑफर्स आए थे उस टाइम पे, तो वो ऑफर्स मैंने ठुकरा के, उस वक्त भी मैंने जो बड़ी पोस्ट थी महापौर की उसी के लिए लड़ किया था। मैं शाहीन का मानने वाला हूं, मैं पैसा रहूंगा या फिर वही दाना खाऊंगा जो मुझे खाना है, मुझे चंद टुकड़ों में पड़ने की आदत नहीं। इंशाअल्लाह अगर आपके वोटों से अगर आमदार बन के चुन के आया तो मैं वही काम करूंगा, मिल्लत के भलाई के लिए काम करूंगा, मिल्लत के फलाह बहबूदी के लिए काम करूंगा, और जो जिसका मैंने वादा किया है वो वादा मैं पूरा करूंगा कि कसम लेने के बाद फौरन मैं उस कानून की प्रस्तावना करूंगा कि नामूस रिसालत के खिलाफ में जो लोग बुरी बुरी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाए कि कम से कम 1 साल तक उस जो नामराद की जमानत ही ना हो, और कम से कम उसको 7 से 10 साल की सजा हो, और ये केस 2 साल के अंदर खत्म हो जाए। मजाक लगा के रखा है। महाराष्ट्र में कभी जाना जाता था संस्कृति के लिए, आज महाराष्ट्र में भी ऐसी आवाजें उठ रही है, इनको लगता है कि 2 आवाजें उठाएंगे और मुसलमान जज्बात में आ जाएंगे और कुछ ऐसा वैसा कर देंगे। भाइयों, एक सामाजिक खिदमतगार, एक मजहबी खिदमतगार, एक मजहबी मौलम, एक समाजी मौलम, एक समाज के काम करने वाला, एक सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो अपने लोगों के बीच में समाज के काम करता है, अपने लोगों के बीच में अच्छे काम करता है, हम भी करते हैं अपने हैसियत के हिसाब से। मगर याद रखिए, जो सियासी काम है, जो सियासी लेवल पे काम होने चाहिए, उसके लिए सियासी कुव्वत लगती है। एक आदमी कितना भी अच्छा समाजी खिदमतगार हो, एक आदमी कितना भी मजहबी खिदमतगार हो, अगर उसके पास सियासी ताकत नहीं रहेगी तो आपके वो सियासी कुछ काम नहीं कर पाएगा। अगर हमने सियासी हिस्सेदारी की अगर बात करनी है, अगर हमको सियासी हिस्सेदारी अगर लेनी है, अगर हमको हमारा हक लेना है तो हमको हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप वो जमाना भूल जाइए कि आपके बोलने पर, आपके फतवे पर, आपके राय पर कोई आया और आपको राज्यसभा दे जाएगा, लोकसभा दे जाएगा, एमएलसी दे जाएगा। नहीं, यहाँ पर लड़ने नहीं दे रहे तो वहां पर बना बनाया खेल आपके हाथ में दे, वो आपको ताकतवर क्यों करेंगे? अगर हमको सियासी तौर पर ताकतवर बनना है तो हमको सियासी ताकत की जरूरत है, और सियासी ताकत तभी मिलेगी तो जब हम लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक ही आदमी को वोट करेंगे और अपनी मिल्लत की ताकत एक आदमी के पीछे रहेंगे जो आगे जाकर आपकी आवाज बन सके, आपके बच्चों के भविष्य की आवाज बन सके, आपके मुस्तकबिल के लिए बात करके आपके शहर के लिए अच्छा काम कर सके, आपके शहर में कारखाने ला सके, आपके शहर में रोजगार ला सके, आपके शहर में बन पड़ी डेयरी को चालू कर सके, आपके शहर में जो नशे का कारोबार है वो बंद कर सके, आपके शहर में जितने भी जो काले धंधे चल रहे हैं उसके ऊपर हम मार दे सके। क्योंकि इस सब के ताने कर पाने हमारे बच्चों के घर से, हमारे बच्चों के पेट से, हमारे बच्चों के जहन में असर करते हैं और हमारे बच्चे फिर उसी माहौल में बड़े होते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, तरक्की की सियासत में साथ दीजिए, ये लड़ने की सियासत में साथ दीजिए और इत्तेफाक दिए कि 20 तारीख को जिस दिन वोटिंग है, ये इत्तेफाक है, ये इशारा है, वो आप जाने 20 तारीख को हजरत टीपू सुल्तान का जन्मदिन है। क्या आप उस टीपू सुल्तान के जन्मदिन पर उसको किराए अपनी तक पेश करने के लिए मिल्लत उम्मीदवार को, अपने रहनुमा को जो ताकत बनाना चाहता है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप सब के लिए उसको वोट करेंगे, या फिर ऐसे आदमी को जिसने आपके कौम के ऊपर जुल्म ढाया, आपके बच्चों के ऊपर जुल्म ढाया, आपके अनदेखा किया, उसकी बात जब मौका मिला आपके मजहबी मामलों में दखल की कोशिश की, उसके वो जो पार्टी है, आप याद रखिए कि ये वही पार्टी है जिसने ट्रिपल तलाक का समर्थन किया, उद्धव ठाकरे की। आप इसे निकाल के देखिए,
आप सोचिए, आप फैसला कीजिए कि वो जो पाकिज़ा दिन है 20 तारीख का, वो दिन आप टीपू सुल्तान की राह पे चलेंगे या नाथूराम गोडसे की राह पे चलेंगे। बस इतना ही कहकर मैं आप लोगों के सामने अपील करते हुए मेरी बात खत्म करता हूँ कि 14 नंबर के निशान पर नंबर की निशानी है, शाह की निशानी है, मिल्लत की शहनाई बजाइए और जुल्म के फिजा हटाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो इसी सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम जितने भी हमारे सोशल मीडिया के नेटवर्क है, इन तमाम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली हुई है, इसे फॉलो जरूर कीजिए। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बकरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फाइव टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फिकर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। इसका लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है, स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड इसका लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। से 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से
शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।